हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा लेकर आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। और ये वीडियो है क्लास 10th के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं आपको करा रही हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए में जो हमारी बुक चलती है शतज भाग 2, उसका हम काव्य खंड करा रहे हैं। काव्य खंड का हमारा ये जो है चौथा अध्याय है, उत्साह अट नहीं रही। ये दो कविताएं हैं जो हमारे सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने रखी है। ध्यान रखिए, निराला जी एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रकृति से संबंधित जो है ये अपनी रचनाओं को लिखा है, ये रखिएगा। और वो अपने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनकी झलक उनकी अपनी रचनाओं में भी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो इन्होंने दो कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करी हैं, एक है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही। तो ये दोनों प्रकृति से संबंधित है। उत्साह जहाँ बादलों के जरिए क्रांति करने के लिए बोली गई है, वहाँ अट नहीं रही वो फागुन मास में होने वाले प्राकृतिक सौंदर्य को हमें दर्शाती है। तो आज का ये वीडियो इन्हीं दो कविताओं को एक्सप्लेन करेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन हम दें उससे पहले हम यहाँ पर इस पूरे वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है इस पाठ की पूरी रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा का तात्पर्य ये है कि ये जो दोनों कविताएं हैं इसमें हमें क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। उसके बाद हम आएंगे कवि परिचय अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे संपूर्ण व्याख्या, यानी कि ये जो दो कविताएं हैं उत्साह और अट नहीं रही, इन दोनों की ही संपूर्ण व्याख्या हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम पाठ की रूपरेखा देखेंगे। तो पहली है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही। तो उत्साह कविता के लिए हम पहले देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा यानी कि इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, तो दूसरी ओर उन्हें विध्वंस यानी ध्वस्त और नष्ट, विप्लव यानी विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कहाँ देखिए, बादल क्या होते हैं, हम जब आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमारी जो अपनी इच्छाएं होती हैं उनको देखकर पूर्ण होती हैं। जैसे कि किसान होते हैं, उन्हें जब बादलों की आकांक्षा होती है तो क्या होती है कि उनके खेत में पानी पड़े। हम सभी आम लोगों को होता है, हम लोग गर्मी से परेशान हैं, पानी भी हम लोग को अब कम मिलने लगता है, तो लगता है कि बारिश हो तो वो शीतलता हमको मिली, प्रकृति अच्छी हो जाती है, जो मुरझाई रहती है वो अच्छी हो जाती है। तो ये सभी की आकांक्षाएं होती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने बादलों को विध्वंस बताया है, वो बदलाव लेकर आते हैं। आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो तबाही भी लेकर आते हैं, नष्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने उत्साह में जो बादल हैं उन्हें क्रांति का प्रतीक बताया, अर्थात वो बदलाव करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, बदलाव लेकर आते हैं। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। ये कविता एक आवाहन गीत है। आवाहन का मतलब होता है बुलावा। तो यहाँ पर बादलों को बुलाने के लिए लिखे गए इस गीत का अंश प्रस्तुत है। समझ में आया? यहाँ पर बादलों को बुलाया जा रहा है, इसलिए इसे एक आवाहन गीत कहा गया है। अब दूसरी जो हमारी कविता है अट नहीं रही। कविता में कवि ने फागुन की सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है, यानी कि ये जो दूसरी कविता है अट नहीं रही, इसके माध्यम से कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश करी है कि चारों तरफ प्रकृति कितनी सुंदर है और सभी खुश है। सभी खुश का मतलब जितने भी जीव जंतु पक्षी प्रकृति मनुष्य सभी खुश हैं इससे। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। अब वातावरण का तात्पर्य है कि प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो हमें दृष्टि से तो दिखाई दे रहा है, मगर हम उसे स्पर्श भी कर पा रहे हैं, उसे हम सूंघ भी पा रहे हैं। तो चारों तरफ हर रूप में वो बैठा हुआ है और जिसका हम आनंद ले रहे हैं। अब आते हैं हम कवि परिचय पे। तो इस कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा उनकी जन्म डेट और वो कहाँ पैदा हुए। निराला की शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने संस्कृत बांग्ला अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से वह अत्यधिक प्रभावित हुए। उनका पारिवारिक जीवन कष्ट और संघर्षों से भरा, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि उनके पारिवारिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। पिता चाचा पत्नी सभी के मृत्यु के पश्चात उनकी
पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। तो अपनी जो पुत्री है सरोज, उसके चले जाने, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने उसके लिए एक शोक गीत भी लिखा जो बहुत फेमस हुआ, जो था सरोज गीत, जी ना, स्मृति गीत जिसके नाम से उन्होंने उसे लिखा भी है। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि। अप्सरा, अलका, प्रभावती उपन्यास हैं उनके। लिली, सखी और चतुरी चमार कहानी संग्रह हैं। प्रबंध पद और चाबुक निबंध संग्रह हैं। छायावादी कवि निराला की भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता, प्रकृति और प्रतीकों का कुशल प्रयोग हुआ है। उनकी कविताओं में मुक्त छंद है, भाषा की सरलता है, सहजता है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली, ये उनकी कविता की विशेषता है। कवि निराला का निधन वर्ष 1961 में हो गया था। तो अब आपको ये देखिए, उनकी काव्यगत जो विशेषताएं हैं वो सारी हमने देख ली। काव्यगत विशेषताओं में क्या आता है कि उनकी भाषा में चित्रात्मकता है, कोमलता है, संगीतात्मकता है और प्रकृति व प्रतीकों का कुशल प्रयोग हुआ है। दूसरा उसमें था उनकी कविताएं हमेशा मुक्त छंद में रहती हैं। तीसरी चीज, भाषा सरलता में है, सहजता में है, संस्कृत निष्ठ, यानी कि वो जितने भी शब्द लेते हैं वो संस्कृत शब्दावली के ही रहते हैं और उनकी कविता में ये सारी विशेषताएं पाई जाती है। तो ये उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं जो हमने आपको बता दी। चलिए अब उनकी पहली जो कविता है उत्साह, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगनदर धराधर और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो अब यहाँ पर आप सभी तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने बादल को बरसने को नहीं, पहले गरजने को कहा है। क्या कह रहे हैं वो? पहले बादल को गरजने को कह रहे हैं। क्या कहते हैं? बादल गरजो, यानी कि खूब जोर से आवाज करो। घेर घेर घोर गगन धराधरो, यानी कि घेर घेर लो, यानी कि पूरे गगन को पूरी तरीके से घेर लो, घोर गगन को घेर लो। इतना बड़ा जो गगन है उस पर तुम पूरी तरीके से घने रूप में उसको घेर लो। धराधरो अर्थात बादल। धराधरो किसको बोला गया है? बादलों को बोला गया है। यानी कि धरा मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। धर मतलब ऊपर होता है। तो धराधर, धरा के ऊपर क्या हुआ? बादल हुआ। तो पृथ्वी को पूरा ढक लो, यानी कि जितनी पृथ्वी दिखाई दे रही है उसके ऊपर के आसमान को तुम पूरी तरीके से ढक लो। ललित 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 काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वो दो उपमाएं उन्होंने दी हैं। पहली है वो जैसे दिखते हैं बादल, जब बादल आसमान में छाते हैं तो कैसे होते हैं? छोटे बच्चों के जो बाल होते हैं ना, जो नए नए बाल निकले होते हैं, कैसे वो घुंघराले घुंघराले होते हैं। तो वही ललित ललित अर्थात नए नए, काले घुंघराले किस तरीके से? जो बच्चों के जो काले घुंघराले नए नए निकले से बाल होते हैं, तुम इस तरीके से देखने में आसमान में लगते हो। बाल कल्पना से पाले। अब बाल कल्पना का तात्पर्य बाल, जो बच्चों की जो कल्पना होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती। उसी तरीके से तुम उस तरीके से फैले हो जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। तो तुम्हारे हृदय में विद्युत भरी हुई है। अब बादल जब छाते हैं तो उसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा बिजली भी कड़कती है, आवाज आती है, आपने देखी भी होगी। तो वो क्या कह रहे हैं? जिस तरीके बादल जो है तुम्हारे हृदय में जो है बिजली भरी हुई है। किस तरीके से? जैसे कवि जो है वो नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, अर्थात जो कवि होता है जो नई अपने विचारों में जिसके पूरी तरीके से उग्रता भरी होती है और वो नई कविता का जो जन्म करता है, जन्म देता है, वो नया जीवन देता है उन लोगों को जो हतोत्साहित हो चुके थे, जिनके अंदर के उत्साह मर चुका होता है। तुम जो है उसी कवि की कविता की भांति तुमने अपने हृदय में वज्र छिपा रखा है, बिजली को छिपा रखा है, क्योंकि तुम भी जो है वो लोगों को नया जीवन देने वाले हो। तो यहाँ पर अब उन्होंने उसने बादलों ने जो बिजली है उसकी कल्पना उन्होंने क्या करी है कि जिस तरीके से कवि के मन में जो विचार आते हैं वो भी उसी बिजली की तरह कड़कते। वज्र छिपा नूतन कविता, तो जैसे वो नई कविता का अपने उग्र विचारों से कवि नई कविता का निर्माण करता है, उसी तरीके से उस बिजली से तुम वज्र गिराते हो,
उस बिजली से क्या करते हो, वज्र गिराते हो। फिर भर दो बादल गरजो, तो वज्र छिपा लो अर्थात क्या होता है, अब जहां पर भी बिजली गिरती है वहां पे विध्वंस होता है। क्या होता है, वहां सब कुछ तबाह होता है, लेकिन हमेशा के लिए तो तबाह नहीं होता। कुछ समय बाद वहीं पर जो है नया जीवन पनपता है, क्योंकि वो धरती बहुत उपजाऊ हो चुकी होती है। उस समय वहां विध्वंस जरूर होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहां पर नया जीवन पनपता है। तो वही चीज उन्होंने बोली कि जो वज्र छिप जहां गिरता है वहां पर सब कुछ विध्वंस होता है। जिस तरीके से नई कविता जो है जब आती है तो वो समाज में क्रांति लाती है और पुरानी मान्यताओं को नष्ट करके फिर नए जीवन की भांति नई मान्यताओं को जन्म देती है। फिर भर दो वो मान्यताएं, वो जीवन तुम फिर भर दो, बादल तुम गरजो। अब इस पूरी का हम व्याख्या देखेंगे, यानी कि भावार्थ देखेंगे। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल केश यानी कि काले एवं घुंघराले, अर्थात कैसे, जैसे छोटे बच्चों के जो नए नए बाल होते हैं उसकी तरह। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, जैसे बच्चों की कल्पना का कोई अंत नहीं होता, बढ़ते ही जाते हैं उसी तरीके से। अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले। जिस तरीके से बच्चों की कल्पना का कोई भी अंत नहीं होता, उसी तरीके से तुम भी बहुत दूर दूर तक फैले हो। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे कवि होता है उसके हृदय में बहुत सारे विचार पनपते हैं, बिजली कौंधती है नए विचारों की, उसी तरीके से बादलों के हृदय में भी बिजली चमकती है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छाएं पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। यानी कि जिस तरीके से बादल जो है वो विध्वंस करके नया जीवन देते हैं, उसी तरीके से ये जो आपके कवि हैं वो भी वही कार्य करते हैं। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम यानी कि कवि भी अपनी नई कविता में अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन जीवन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार में जोश भर दो। जिस तरीके से कवि जो है वो अपनी नई रचनाओं से जोश भरता है, वैसे तुम्हें भी उस गर्जन के साथ सभी के हृदय में जोश को भर देना है। आगे आते हैं दूसरा काव्यांश और आखिरी पंक्तियां हैं इस कविता की। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विकल विकल अर्थात बहुत ही ज्यादा परेशान, उन्मत्त थे, कष्ट में थे, विश्व के निदाद के सकल जन अर्थात इस विश्व के सभी लोग गर्मी से बुरी तरीके से परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर। अब बादल क्या है, वो हमेशा अज्ञात दिशा से आते, कभी ये तो निश्चित नहीं है कि पूरब से ही आएंगे या पश्चिम से ही आएंगे कि उत्तर से ही आएंगे दक्षिण से, वो किसी भी दिशा से किसी भी ओर से आ सकते। तो वहां पर इन्होंने बादलों को संबोधित किस नाम से किया है, अज्ञात दिशा से आने वाले अनंत के घन। अनंत के घन अर्थात उस आसमान के बादल जिसका कोई भी अंत नहीं है। तप्त धरा जल से भर दो, इस तपती हुई धरती को तुम जल से भर दो, शीतल कर दो अर्थात ठंडा कर दो, बादल गरजो। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जैसे वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में बादल आते हैं, तो वो आते हैं उससे पहले होती है ग्रीष्म ऋतु। बहुत सारे मतलब सभी लोग उस गर्मी से परेशान हो चुके होते हैं, जीव हो, जंतु हो, प्रकृति हो, मनुष्य हो, सभी परेशान हो चुके होते हैं। तो वही है, विकल विकल उन्मन थे उन्मत्त, यानी कि विश्व के निदाद के सकल जन, इस विश्व की धरती पर विश्व पे जितने भी लोग थे ये सभी इतनी गर्मी से जो है परेशान थे, दुखित थे। तुम जो है इसको फिर से ठंडा कर दो। अब इसका द्विअर्थी समझिए, अत्याचार से, अनाचार से, पाप से, शोषण से ये धरती के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो क्रांति अर्थात बादलों, क्रांति क्या करो, बादलों तुम लोग आओ और यहाँ पर जो है क्रांति लाओ, बदलाव लाओ, ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो ठीक से शांति से रह सके। तो यहाँ पर द्विअर्थी निकल रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो गर्मी के प्रतीक बताया गया है, दूसरा धरती पर होने वाले शोषण के रूप में भी बताया गया है।
अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कहता है, चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन भी दुखी थे। इसीलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात यानी कि अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि बादलों को आह्वान किया जा रहा है इस धरती के जितने लोग दुखी हैं उन सभी को सुखी करने के लिए। अब आ जाती है हमारी दूसरी कविता, अट नहीं रही। अब इसको पढ़ लें पहले सबसे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। तो अब यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन मास में जो प्रकृति में जो इतनी सुंदरता छाई रहती है उसको बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों में बोला है। क्या बोल रहे हैं? अट नहीं रही। अट नहीं रही मतलब होता है कि समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की तन यानी कि फागुन को क्या बोला है उन्होंने? एक स्त्री का रूप दे दिया। क्या बोल दिया? एक स्त्री का रूप दे दिया कि इतना जो फागुन रूपी स्त्री है उसकी सुंदरता उसके तन में समा नहीं पा रही है, वो इतनी सुंदर है। सट नहीं रही है अर्थात समा नहीं पा रही। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब क्या होता है, फागुन मास में जो फूल हैं वो क्या होते हैं, वो हर जगह खिल जाते हैं। कोई भी जगह हो, घर के अंदर हो बाहर हो कहीं पर भी। वही बोला कहीं सांस लेते हो मतलब तुम कहीं पर भी जन्म लेकर सांस ले लेते हो, घर घर भर देते हो यानी सभी लोगों के घरों के अंदर और बाहर तुम उग जाते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो यानी कि चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि इसको देखकर जैसे कि पक्षी उड़कर इस प्रकृति का पूरी तरीके से सौंदर्य को ग्रहण कर रहे हैं, वैसा ही मेरा मन हो रहा है कि मुझे भी पर मिल जाएं और इस पूरी सुंदरता को मैं ठीक से देख सकूं। आंख हटाता हूं तो अट नहीं रही है अर्थात यहां पर इतनी सुंदरता है कि मैं अपनी आंख हटाकर कहीं और कुछ देखना चाहूं तो मेरी आंख यहां से हटकर वहां नहीं जा पा रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो अब क्या होता है, जब फागुन मास आता है तो उस दौरान जो है उससे पहले पतझड़ आकर सारी पत्तियां झड़ चुकी होती है। तो वही चीज उन्होंने बोला कि जो डाल है वो कहीं पर हरी है और कहीं पर लाल है अर्थात उस पे हरे हरे पत्ते भी खिल रहे हैं और जो है उस पे लाल लाल पत्ते और फूल भी खिल रहे हैं। तो इसीलिए वो कहीं पर तो हरी लग रही है पत्तों के कारण और उगे हुए फूलों के कारण वो लाल लग रही है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो यहाँ चारों तरफ जो गंध फैली हुई अर्थात फूल है, चारों तरफ सुगंध है तरह तरह की। तो वही कह रहे हैं कि वो जो हल्की हल्की मंद अर्थात धीमी धीमी, गंध अर्थात सुगंध, पुष्प माल यानी फूलों की माला। तो चारों तरफ ये जो फूल खिले हुए हैं जैसे लग रहा है फागुन रूपी स्त्री पर किसी ने फूलों की माला पहना दी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही अर्थात दरवाजे दरवाजे, इतना रत्ती कहीं जगह नहीं है, हर जगह जो है वो इतनी सुंदरता है कि वो समा नहीं पा रही है, पट ही नहीं पा रही। पट मतलब पट नहीं रही है अर्थात सभी जगह जो है वो अपनी सुंदरता छा चुकी है, कोई ऐसी जगह बकाया नहीं है जहां अभी सुंदरता रह गई हो। तो पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही अर्थात हर दरवाजे दरवाजे, हर कोने कोने ये सुंदरता फैली हुई है। ये शोभा को श्री का नाम उन्होंने इसलिए दिया अर्थात ये शोभा जो है वो इस समय सर्वोपरि है, इतनी सुंदरता है कि चारों तरफ फैली हुई है। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, उस सांस में तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। सब सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है।
इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का ये दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आंख हटाना चाहूं तो हटा नहीं पाता हूं। इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा। मतलब इतना सौंदर्य है कि वो पूरी प्रकृति में अच्छी तरीके से समा भी नहीं पा रहा। तो देखा, इस तरीके से बहुत आसान थी दोनों कविताएं। बस उत्साह कविता में थोड़ा सा द्व्यू अर्थ छिपा हुआ है जिसे आपको समझना है कि सामने जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ कुछ और निकल रहे हैं, उसके पीछे कवि बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। तो उस कविता में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपको कि क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। बदलाव जो है, बादल क्रांति हैं और जो है पूरी तरीके से वो बदलाव लेकर आ रहे हैं, उनको आपको समझना है। बस ज्यादा कुछ नहीं है इस कविता में, बहुत इजी कविता है। तो ये कविताएं हमने दोनों समझ ली, पाठ की रूपरेखा देख ली, कवि के बारे में जान लिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, अभी काव्य खंड के और भी चैप्टर हमारे पास में है। तो मिलेंगे अगली बार नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।